बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हमने कल प्रोग्राम किया था, तमाम मामलात का तज़िया किया था, उसमें मैंने आपसे कल ये बात की थी कि हम डोनाल्ड ट्रंप के ख़िताब के हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और ट्रंप के कौम से जो ख़िताब हुआ है उसकी सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है, उन्होंने ये कहा है कि जो उनका मिशन है इस वॉर के पीछे, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे ईरान वॉर के पीछे, वो तकमील के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध की रात वाइट हाउस के क्रॉस हॉल से 20 मिनट का ये प्राइम टाइम खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बुनियादी स्ट्रेटेजिक मकासद तकमील के करीब हैं। 4 हफ्तों में ईरान के बहरिया, फ़िज़ाइया और एटमी सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने अगले 2 से 3 हफ्तों में इंतहाई शदीद हमलों का भी ऐलान कर दिया है। और ये सबसे बड़ी अलार्मिंग बात है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 15 नुकाती अपना एजेंडा पेश किया था। उन्होंने कहा था कि हम जंग बंदी की तरफ जाना चाहते हैं। फिर उनके स्टांस में जिस तरीके से पैराडॉक्स आया और तब्दीली आई, तो उन्होंने कहा था कि जी हमें जंग बंदी की दरख्वास्त ईरान की जानिब से की जा रही है। जब ईरान की जानिब से उसकी तरदीद की गई, उसको मुस्तरद किया गया, तो फिर अब उन्होंने जो लेटेस्ट स्पीच की है, उन्होंने 4 हफ्ते जो अपकमिंग 2-3 हफ्ते हैं उनकी ये बात की है कि इंतहाई शदीद हमलों का भी ऐलान किया। क्योंकि हमने जो प्रोग्राम पिछले किए थे उसमें हमने ये चीज़ आपको बताई थी कि असल जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर है कि वो इस तरीके से है कि आबनाए हुर्मज़ जो है वो सबके लिए एक प्रॉब्लमेटिक एक सिनेरियो बन चुका है, जहां ईरान ने अपना कंट्रोल अपना लिया है और वो तिजारत को रोक रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स होती हैं। हम जब न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं, जब हम साइबर वॉर बात करते हैं, जब हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं, तो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस करना एक इकोनॉमिकल वॉरफेयर के टाइप है। ठीक है, तो मीनिंग बाय इस वक्त तो इस वॉर के रिपरकशंस जो कि मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और यूरोप तक पहुंच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कहना गलत ना होगा कि एट लार्ज ये तो पूरी दुनिया तक जंग फैल चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के स्टांस की तब्दीली जिस तरीके से हो रही है, और कल ये रात खबर ये भी आई कि उनके जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वेंस, उन्होंने जिस तरीके से जो है ये चीज़ वहाँ से वाज़े हुई है और बैनुल-अक़वामी जरीदों ने ये वाज़े किया है कि वो नेगोशिएशंस के अंदर जो है वो इंटरवेंशन अब कर रहे हैं। और उनका बिहेवियर, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस वॉर, तो वो डोनाल्ड ट्रंप या हम मार्को रूबियो की बात करें या उनके जो डिफेंस वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कदरे बेहतर है। और वो चाहते हैं, क्योंकि वो अपकमिंग प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होंगे, तो वो ये चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किसी भी जंग से बचाया जाए। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया, उन्होंने इत्तेहादियों को भी ललकारा, अपने नेटो की बात की, यूरोपियन यूनियन की बात की। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अबनाए हुर्मज़ खुलवाने में किसी इत्तेहादी ने साथ नहीं दिया, और अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो अपकमिंग उनको इनके नताइज भुगतने पड़ेंगे। उसके साथ साथ फ्रांस पर भी उन्होंने तनकीद की, क्योंकि उनके उन अलायों में से एक अलाई फ्रांस भी है, यूरोपियन यूनियन का भी वो पार्ट है। उसके साथ साथ जो खिताब के गायब पहलू हैं, अगर हम बात करें कि बिहाइंड द सीन जो उसके पहली हैं, तो इसमें जो क्रिटिक्स हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि जहां हम सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, वहां जो ट्रूप्स टूवर्ड्स मिडल ईस्ट भेजे गए हैं, ख़ास तौर पे जो आइलैंड की बात की जा रही थी, खर्ग आइलैंड की बात की जा रही है नियर बाय द मिड स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, तो वो उनको जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात की जा रही है, तो वही सबसे बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन वहाँ ईरान के जो कमांडर इन चीफ हैं, जो जनाब, उन्होंने आज एक स्टांस दिया है अपना कि दुश्मन अगर ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करेगा तो एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। ईरानी कमांडर इन चीफ की हिदायत ये कर दी गई है। ज़रा इस हवाले से तजिया करेंगे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का इसके हवाले से जो रोल है एज ए मीडिएटर या एज ए सालिस या एज ए हम कहें कि एज ए गारंटर, वो तो अपकमिंग वक्त बताएगा कि किस तरीके से होगा। हमने एक चीज़ पहले भी कही थी कि जब भी कोई सीज़ फायर के हवाले से या कोई भी बायलैटरल या ट्रायलैटरल जो नेगोशिएशंस होती हैं, तो पहले उसके एक्सट्रीम ग्राउंड रखे जाते हैं। अब एक्सट्रीम ग्राउंड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से भी रखे गए और दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी रखे गए। अब ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि किसी ना किसी तरीके से सफारती सतह पर इन ममालिक के आपस में थ्रो पाकिस्तान रवाबित हो चुके हैं। अब ये मामला किस तरीके से जाता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर करके इस जंग की जो इस वॉर है उसकी सीज़ फायर की तरफ जाएगा, या इसका मरहला बढ़ेगा, जो कि वो बात कर रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात वॉर सिचुएशन के अंदर
थ्रेट भी किया जाता है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट कर दिया कि 3 वीक अपकमिंग जो है बड़े बड़े अलार्मिंग होंगे। दूसरी जानब ईरान ने भी कह दिया जी हम जो है बाबुल मंदब की बात करें, मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी हूतियों के हवाले से कि वो बंद कर देंगे तो वहाँ से भी ट्रेड बंद कर देंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जनाब अशरफ शरीफ साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और जनाब वक़ार असलम साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। वक़ार भाई भी बड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। जनाब थैंक यू सो मच गिविंग अस टाइम। मैं आगाज़ डॉक्टर कैस असलम साहब आपसे करूँगा। समझ से बालातर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से कॉल ऑफ फेल में तजाद है और पैराडॉक्स उनके स्टांस में है, क्या समझते हैं इस स्पीच के बाद जो उन्होंने की है, और जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अपकमिंग जो 3-4 हफ्ते हैं वो इंतहाई शदीद हैं, तो क्या इसको संजीदा लिया जाए कि या कोई गैर संजीदा बात है? जी डॉक्टर कैस साहब। शुक्रिया बहुत बहुत जी, बहुत संजीदा लें। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो हमेशा पहले थ्रेट करते हैं कुछ और फिर ये जंग है और फिर ये जिस किस्म के असले इस्तेमाल हो रहे हैं, साइबर वॉर भी है, मिसाइल वॉर भी है, तो तबाही तो हर अमेरिका की उस तरीके से तो नहीं हो रही, इजराइल में भी हो रही है, खित्ते में भी हो रही है, ईरान में भी हो रही है, और शायद ये जो फौज आने की बात है उसमें दोनों तरफ से लोग मरेंगे, ज्यादा मरेंगे। मेरा ख्याल है कि 1 महीने तक तो ये चलेगी। इसके इकोनॉमिक रिप्रिकॉशन तो कई सालों तक जाएंगे। तेल बंद है, हमारे जैसे मुल्कों को महंगाई हो गई है, यूरोप भी तंग है इस सारे से। बट मैं समझता हूँ कि इस स्पीच को बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी है, वो अपनी को तैयार भी कर रहे हैं और थ्रेट भी कर रहे हैं। इन इजराइल अपनी फौज नहीं भेज रहा, अमेरिका बूट ऑन द ग्राउंड देखने की कोशिश कर रहा है। तो चीजें हैं वो एक्सेलरेट ही होंगी, बढ़ेंगी। अभी दोनों फरीक वो, और जिन पाकिस्तान, चीन, रूस और मुल्कों ने जो बीच में सालसी की कोशिश की है, वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच। देखिए लेबनान में भी बहुत अब संगीन जंग हो रही है, गजा में तो तबाही हो चुकी जी, बिल्कुल भी अब उतर आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है वो अब कहीं ना कहीं ये अपनी फौज उतारने की कोशिश करेगा, इस सारे में बैकआउट नहीं। और ईरान के तो सर्वाइवल की जंग है, उसमें तो बैकआउट नहीं करना। एटलीस्ट 1 महीना तक मुझे नजर आ रहा है कि ये चलेगी, और इसके रिप्रिकॉशंस इकोनॉमिक भी हैं, मिलिट्री भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, ग्लोबल चेंज भी है इन दी कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक चीजें और संगीन होने की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अशरफ शरीफ साहब आप क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेसिडेंट जो लेटेस्ट इनकी स्पीच आई है और जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को, खासतौर पे अपने ही अलायंस को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरी जानिब वो ये साथ थ्रेट भी कर रहे हैं कि अपकमिंग 2-3 वीक बड़े कशीदा होंगे, और साथ साथ वो नेगोशिएशंस की भी बात करते हैं, जंग बंदी की भी। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया नमस्कार जनाब। मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे जो उनकी एक आलमी साख होनी चाहिए थी, वो इस जंग के दौरान वो गंवा चुके हैं। उनके सकात में हमारी दिलचस्पी होती है, वो जब बात करते हैं उनके स्टेटमेंट्स में भी दिलचस्पी होती है कि हम वो तलाश करने की कोशिश करते हैं कोई पहलू कि जिससे अमेरिका की पॉलिसी की समझ आ सके, अमेरिका के जो आइंदा जंग के हवाले से हिकमत अमली है उसका जायजा लिया जा सके। तो हमें ये दिखाई देता है कि उसमें इंतहाई मुज़हिका खेज किस्म का उनका रवैया होता है जी, और वो अपने मुखालिफों का मजाक उड़ाते हैं। उनकी बहुत सी बातें जो है वो नॉन सीरियस होती हैं। इस हवाले से फिर उनको प्रेडिक्ट करना, उनके दोस्त भी अब ये समझने लगे हैं और उनके इत्तेहादी समझने लगे हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता जी। अब जंग एक बहुत ही संजीदा मामला होता है जिसमें
बहुत से लोगों की जिंदगियां जा रही होती हैं, बहुत सी दुनिया के दूसरे ममालिक उससे मुतासर होते हैं और इस वक्त मुतासर भी है पूरी दुनिया, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया कि इसके असरात दुनिया के जिस जिस हिस्से में जिस जिस स्टेट के तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है इसका जंग का जो फैलाव हुआ है तो ये एक इंतहाई संजीदा मामला है और इसमें रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जितनी हलाकतें हो रही हैं, अमलाक तबाह हो रही, तो ये एक पूरी दुनिया के लिए सोचने का और संगीनी का एहसास करने का मामला है। अब इस मामले पे अगर अमेरिका के सदर के हम खिताब सुनने के लिए बैठे और हमें ये दिखाई दे कि वो अपने इत्तेहादियों पे, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में बात करें और उनका मजाक उड़ाएं, उनकी फैमिली लाइफ को डिस्कस करें, इसी तरह से वो ये कहें किसी मौके पे कि जनाब ईरानी जो है वो मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, तो फिर ये वो कहें कि हम ईरान के साथ मिलके और जो है इसका कंट्रोल संभालेंगे, फिर वो कभी कहें कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं और फिर वो सऊदी जो वली-अहद है उनके बारे में ऐसी बात करें कि जिसपे लोगों को एतराज हो, उनके तादियों में एक नाराजगी जाए जी। तो ये मामला मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर तो खुद वो ये नहीं चीजें हैंडल कर पा रहे तो फिर अमेरिका को बतौर रियासत एक निजाम इस मरहले पे सामने लाना चाहिए जो जंग के मामला को देखे। अच्छा, इसमें अशरफ शरीफ साहब जहां इत्तेहादियों की बात करें, नेटो की बात करें या हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं और जिस तरीके से वो उनको तनकीद कर रहे हैं, अगर हम पोस्ट वॉर अगर हम किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करें, आप क्या समझते हैं? अगर हम अरब ममालिक की बात करें या हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, नेटो की, तो मेरे ख्याल में सुप्रीमेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो, ठीक है? तो आप क्या समझते हैं कि वो अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को वल्नरेबल करेगा पोस्ट वॉर सिचुएशन के अंदर? डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल होंगे, लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है तो वो जरूर उसके लिए कुछ मसाइल सियासी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक और फिर उनकी माशी और सियासी जो पोजीशन है बतौर रियासत, मेरे ख्याल अभी फिलहाल उसे कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। अच्छा। और उसमें ऐसी सहूलियत मौजूद है कि वो ये जो नुकसान हो रहे हैं इसको रिपेयर कर सके, मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर। ठीक है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया जारी रहता है और अमेरिका का दूसरा रिपेयर सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में ये चीजें जो है मुस्तकबिल में अमेरिका के लिए कुछ नाखुशगवार हो सकती हैं। जहां तक ये बात है कि अभी इस हिकमत अमली से क्या नुकसान पहुंचा, तो इत्तेहादियों के दरमियान आप देखें, अमेरिका इस वास्ते बना था कि उसे अरब खित्ते से माली बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी। अमेरिका इस वास्ते सुपर पावर रहा कि उसे यूरोप और उसके जो इत्तेहादी दूसरे हैं मगरबी, उनका भरपूर तावन उसके साथ रहा। नेटो बड़ी एक एक्टिव फोर्स रही, जहां पे जरूरत पड़ती थी सारी किसी मुल्क के खिलाफ चढ़ दौड़ते थे और फिर दुनिया में ये होता था कि नेटो का मेंबर बनने की दौड़ होती थी। आज भी आपको पता है कि एक है वो इसी वास्ते लगी हुई है कि वहां पे नेटो में शामिल होने के हवाले से यूक्रेन का एक नुक्ता नजर था, तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब थोड़ा सा तब्दील होगी सूरत। अब एक तो ये होगा कि दूसरे जो दिफाई और माशी ब्लॉक थे दुनिया में वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जो निस्बतन खामोश थे दूसरे वो भी दिखाई देगा कि वो पॉइंट आ गया आपका, अपनी गुंजाइश बनाएंगे। सर पॉइंट आ गया आपका, सर पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वकार साहब आप बताएं मेरे भाई कि आप क्या समझते हैं इस करंट वॉर सिचुएशन बनी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके से स्टांस के अंदर तब्दीली हमें बार बार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से मैं अभी इब्तदाई में भी बता रहा था, जिस तरीके से वो थ्रेट कर रहा है कि आप कमिंग 2-3 वीक बड़े कशीदा होंगे, तो आप क्या समझते हैं इससे ईरान को या पासदाराना इनकलाब के जो हौसले हैं इस वक्त बड़े मोराल तो बड़े हाई हैं, क्या उसमें अपकमिंग क्या देख रहे हैं उनके फिर? जी लगारी साहब बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता चलूँ कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक मतलब उनके एक जेस्चर जिस तरह का वो शुरू से मिलता है कि वो यू टर्न लेने के बहुत माहिर हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो वो प्रेसिडेंट थे जो बहुत पीस की बात करते थे। अब अपकमिंग इलेक्शन में आप पूछ रहे थे कि ट्रंप का क्या मतलब हाल होगा अगर वो पोस्ट वॉर सिचुएशन में की तरफ जाते हैं, तो ट्रंप का तो जो हाल होगा वो होगा, असल हाल अमेरिका का होगा, क्योंकि $1 ट्रिलियन की
की इस वक्त अमेरिका को ये वॉर कॉस्ट कर चुकी है अब तक, और ये इसकी रेपरक्यूशन जो हैं वो मजीद बढ़े हैं। और इसमें मुझे डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा पेंटागन का अमल दखल लगता है, और मुझे लगता है कि शायद पोस्ट वॉर या जब वो प्रेसिडेंट ना रहे तब वो ये बता रहे हों कि किस तरह से पेंटागन उन्हें मजबूर करता था, जिसमें इमरान खान बताते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा उनको हिदायत देते थे, तो उसी तरह की मुझे मामला तब जाकर लगता है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़े प्रेशर में है, मतलब उनकी स्टेटमेंट सुबह को कोई मजाइका खेज होती है तो शाम को फिर वो कोई खुशाइंद बात कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वॉर नेगोशिएशन की तरफ जा रही है, बहुत सी चीजें ओपन अप इस तरह से नहीं हो रही, नेगोशिएट हो रही हैं, तो फिर हमलों की वो जो मतलब मिसाइल जिस तरह से जितनी तेजी से मारे जा रहे थे उनमें कमी वाकया हुई है। और जो सालसी का किरदार है उसको भी मैं ये समझता हूँ, ये गर्दानता हूँ कि वो बहुत बेहतर जा रहा है। जो पाक, चीन और नेटो ममालिक और टर्की और इजिप्ट वगैरह जो इसमें शामिल हुए हैं जी, उसका बहुत मुस्बत हमें नतीजा देखने को मिलेगा कोई अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर। और मुझे लगता है कि ये वॉर ना अमेरिका, क्योंकि ईरान की तो सर्वाइवल की वॉर है और उन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिया ना, उसके बाद अब अमेरिका को भी समझ आ गई कि बड़ी फौज तो वो नहीं उतार सकता, मतलब वो सिर्फ धमकियों तक, गीदड़ भभकियों तक रह सकता है, लेकिन बड़ी फौज ईरान के अंदर उतारना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि उनका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। उनके मतलब उनकी जो आम आवाम है, मैं उनके सफीर से कुछ दिन पहले मिला तो उनका कहना था, मैंने उनसे पूछा कि आप यूरेनियम मैच्योर कर रहे हैं अपना और आप क्या न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे अगर वॉर मजीद पड़ती है? तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारी अवाम ही हमारा एटम बम है, और यानी उनकी जो गयूर अवाम है वो शाना बेशाना लड़ती है। उन्होंने बड़ी फोर्सेस बना रखी हैं, मतलब पासदाराने इनकलाब ने जिस तरह से, IRGC ने जिस तरह से कमांड संभाली है, उसके अलावा हर तरफ से हर मतलब यूनिट पे आप देखें तो वहाँ के शहरी लड़ने को तैयार है, मतलब वहाँ पे बड़ी गुरीला वॉर लड़ने के आती हैं। और ये 1980 से है, जब ईरान इराक वॉर हुई थी तब से ही मतलब जब जो इनकलाब नहीं है वो इनकलाब ले आए थे, और उसके बाद ये इनकलाब आगे बढ़ा था। तो ये इनकलाब के आते ही ये जो फोर्सेस हैं ये उनको मुस्तहकम होना है, और किस तरह से उन्होंने सर्वाइवल की जंग लड़नी है ये उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, और वो लड़ सकते हैं, बहुत देर तक लड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कैसब, जहां आप इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात कर रहे थे, आप माहिर मुआशियात भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे आबनाए हुर्मुज़ के बंदिश के बाद उसके रिपरकशंस यूरोप भी भुगत रही है, और ख़ासतौर पर साउथ एशिया भी, चाइना तक, आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएगा? फॉर इंस्टेंस हम ये कह दें कि अगर ये सीज़ फायर हो जाता है, जंग बंदी हो जाती है, तो इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए किन किन ममालिक को और इस खित्ते को क्या मसाइल दरपेश होंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि इस जंग से पहले दुनिया एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रही थी कि तेल और फॉसिल फ्यूल्स को फिजल आउट किया जाए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज लाए जाएं। जब दिखा रही है कि अभी भी दुनिया तेल और गैस पे डिपेंड करती है, और जब वो बंद हो जाएं तो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज हैं वो उस तरीके से अभी डेवलप नहीं हुई। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ना मशीनें अभी तक कारें शहरें शायद आ गई हों, मगर वो जो बाकी इंडस्ट्री है, रेलवे है, हवाई जहाज हैं, ये समुद्री जहाज हैं, ये सच चूल्हे गैस हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर जो गल्फ के मुल्क हैं उनको ईरान ने तबाह किया है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उधर इजराइल का तबाह हुआ है। तो कई साल लगेंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। एक शर्त ईरान ने ये भी रखी हुई है जंग बंद करने के लिए कि ये हमें रिप्रिकॉशन दें, हमें पैसे दें जो हमारा नुकसान किया है आपने, जी भी कंपनसेट करें, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट। सो आप देखें, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, इनके तेल आ रहे हैं जो महंगे हैं हमारे तक पहुंचते हुए। तो ये जो महंगाई हुई है ये कुछ देर तक चलेगी जब तक रिहेबिलिटेट
रिसर्च ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड की 3.3% पे होनी थी वो अभी ही 2.9 पे आ गई है। जो इन्फ्लेशन दुनिया की 2.5 पे होनी थी वो अभी 4% पे। रिप्रिकॉशन बड़े सीरियस हैं, स्पेशली फ्रेजाइल लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, डेली वेजर्स के लिए, वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगले 1 आध साल जो है वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ी सी, इनको यूक्रेन की जंग बंद करनी पड़ेगी अगर रूस के तेल से डिपेंड करना है। ईरान पे भी कहीं ना कहीं अगर वो उस जजीरे पे हमला कर दिया है अमेरिका ने तो और ज्यादा, क्योंकि वहीं से तेल 90% आता है। एक बात जो मुझे पता लगी है वो ये है कि सऊदी अरब ने डेजर्ट के 20 साल में पाइपलाइन बिछा दी थी रेड सी तक तेल ले जाने की। तो अगर हुतीज उसको बंद न करें तो फिर रिसोर्सेज है। अभी ईरान भी कह हमें वो चाइनीज करेंसी में पैसे दे दें, बट रिपरकशन बड़े सीरियस हैं। दुनिया जो है वो, मैं यही करता हूँ कि अमेरिकन इकोनॉमी वैसे खराबी हो रही थी, उससे ज्यादा 1 ट्रिलियन तो शायद उनका पर ईयर सूद है जो वो कर्जे पे देते हैं। 37 ट्रिलियन कर्जा जो लिया है उनको एक नुकसान कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर साहब मैं मुझे इस चीज़ में मुआवनत करें कि जहां हम ये देख रहे हैं कि जो ईरानी जो करेंसी है वो बड़ी स्ट्रांग हो रही है और अपकमिंग ये चीज़ स्टॉक मार्केट्स के अंदर प्रिडिक्ट की जा रही है कि जी वॉर के बाद ये देखा जा सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सैंक्शंस ना रहें ईरान के ऊपर, तो वो इकोनॉमिकल जो अपने आप को है वो स्ट्रांग वहाँ से होके निकलेगा। तो आप में इसकी आपका क्या एनालिसिस है कि ईरान की करेंसी या उसकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है किस तरीके से जाएंगी? 2 बातें हुई है ना जी। एक तो अमेरिका ने खुद ही रूस और ईरान के तेल को इजाजत दे दी हुई है दुनिया को खरीदने की, जंग के नहीं। दूसरा ये है कि ईरानी तेल अब महंगा भी हो गया है, तो यस ईरानी करेंसी जो और फिर ईरान की इंडस्ट्री, और अगर ये सैंक्शंस उठती हैं, सैंक्शंस के लगे हुए ईरान ने इतनी ताकत ले ली है, तो अगर सैंक्शंस उठ जाएं तो वो रिहेबिलिटेट करने, और आई एग्री कि अगर ईरानी तेल इंटरनेशनल मार्केट में आता है तो उसकी करेंसी जो है वो और ज्यादा ऊपर जाएगी इन दी कॉन्टेक्स्ट। स्पेशली चीन के साथ उन्होंने जो अपने रिलेशनशिप रख लिए हैं उसमें हमारे साथ मैं हमेशा अपनी गवर्नमेंट को कहता हूं कि तेल ईरान से खरीदिए, जमीन के रस्ते खरीदिए, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, आपको ट्रस्ट करते हैं वो इन दैट कॉन्टेक्स्ट। सो आई थिंक यस, ये जो है ईरान की जो है साख भी और इकोनॉमी भी नजर, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर खासा तबाह किया गया है इस्फहान में भी, ईरान में भी। ठीक है, पॉइंट आ गया सर डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया सर आपका। ईरान तो वही ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। अशरफ शरीफ साहब, मुझे ये बताएं कि जहां हम सालिसी की बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के हवाले से कि वो एज ए मीडिएटर रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन एक एट लार्ज लेवल पे ये देखें कि हम जहां हम रिटन एग्रीमेंट की बात करते हैं या रिटन हम गारंटी की बात करते हैं, तो आप ये देखें कि माजी इस चीज़ का गवाह है कि बहुत सारे ऐसे बैनुल अक़वामी जो है वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट थे जिसकी वायलेशंस जो है वो अलल ऐलान हुई। जिस तरीके से हम बात करें इंडस रिवर पाकिस्तान और इंडिया का जो एग्रीमेंट है, या हम बात करें इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जिसकी वायलेशंस बहुत सारे ममालिक करते हैं। तो आप क्या समझते हैं ईरान किस गारंटी पे और किस जो है वो ज़मानत पर इस जंग को ख़त्म करेगा या कि नहीं करेगा? शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि जहां तक गारंटी की बात और पाकिस्तान के रोल की बात है, तो हम पाकिस्तान के किरदार को शायद जो डिप्लोमेटिक हमें टर्म्स हैं उनके हवाले से सालिस या आर्बिट्रेटर की जगह हमें गुड ऑफिस का नाम इस्तेमाल करना चाहिए, ये टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान सालिस नहीं है इस मामले में, पाकिस्तान सिर्फ अपना ऑफिस गुड ऑफिस ऑफर कर रहा है, यानी वो मौका दे रहा है
फ्री कैन को कहीं ना कहीं पहुंचने की और उनके दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। उनके जो एक तजावीज पे जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो दूसरे के साथ शेयर करता है। और फिर मीनवाइल पाकिस्तान एक रीजनल लेवल के ऊपर एक बड़े और मौसर एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि जो अगर कल को जरूरत गारंटी की पड़े तो फिर उसे इस्तेमाल में लाया जा सके जी। इस हवाले से चाइना चूंकि सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर भी है और चाइना को इस मामले में अगर हुआ तो शायद रशिया का पूरा तो नहीं, क्योंकि रशिया अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो वो फिर यूक्रेन के मामले पे सौदेबाजी करना चाहेगा। तो यूक्रेन चाइना का पूरा रोल होगा और रशिया का जुज़वी आप कह सकते हैं। बाकी पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है, मिस्र है, तुर्किया है, ये ममालिक मिलके फिर एक कोई प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, कोई ऐसा सालसी का किरदार ले सकते हैं अपने जिम्मे कि जहां पे आके बात बढ़े। अमेरिका के लिए काबिल कबूल ये इस लिहाज से भी होगा कि इसमें से अक्सर ममालिक वो हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं और हैं, तो उसके लिए फिर अमेरिका इस रीजन के अंदर जब एडवांस करता रहा है माजी में भी, और अब भी बाज हल्के समझते हैं कि अमेरिका कुछ ममालिक के जरिए से यहाँ पे अपनी पॉलिसीज जो है उनको चलाता है, तो इन ममालिक का अगर कोई रोल बनता है सालिसी के हवाले से तो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नखर होगा। और ईरान के अशरफ शरीफ साहब पॉइंट आपका आ गया सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खासतौर पे हम डोमेस्टिक जो हमारी पाकिस्तान के मामलात हैं उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।